हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? तो मैं आपका अपना विजय कुमार आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। और आज के अपने न्यू वीडियो में जो आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। दोस्तों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और इसके कंसेप्ट में कई बार आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, कंफ्यूजिंग करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि जब हम लोग इसमें डायरेक्शंस को ढंग से जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं और हमारा क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाता है। तो भैया इस वीडियो में आपने बिल्कुल ध्यान से डायरेक्शन कैसे पता करते हैं उसके बारे में बिल्कुल ध्यान से समझना है, अंडरस्टैंड करना है। डाउट हो, आज मैंने दोपहर को एक वीडियो डाला था, याद है? चर्चा अबाउट योर प्रिपरेशन अबाउट नीट, या आपकी नीट की प्रिपरेशन पे क्या चल रहा है उस पर चर्चा करने के लिए मैंने एक वीडियो डाला था। उस वीडियो पर आप अपने कमेंट्स भेज सकते हैं कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, कैसी दिक्कत आ रही है। और डेली मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आप अपनी बातें कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, कैसी दिक्कत आ रही है, कौन से चैप्टर्स में आपको ज़्यादा प्रिपरेशन चाहिए, किस में कैसी आपको प्रिपरेशन चाहिए, उसके बेस पर मैं हर दोपहर को आजकल छोटे छोटे वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है? तो आज भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है और उसमें कमेंट बॉक्स में आप अपनी सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी राय है, जो कुछ भी है, आप मुझे भेज सकते हैं। और अपना टॉपिक शुरू करने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें बच्चों, और इतना सब्सक्राइब कर दें, इतना सब्सक्राइब कर दें कि मज़ा आ जाए यार आज। ठीक है? और लाइक भी जरूर करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग बच्चों। दैट इज़ माई सेल्फ विजय कुमार। और आप सभी को पता है कि मैंने अभी तक पिछले कई सालों में 20,000 से ज़्यादा बच्चों को नीट की प्रिपरेशन के लिए मेंटर किया है। लेकिन मैं YouTube के माध्यम से अब मैं पूरे देश के लाखों बच्चों को एक साथ मेंटर करना चाहता हूँ। मेरा ये ख्वाहिश है, मेरा जज्बा बेटा ये है। तो मेरा जज्बा ये है, साकार आप लोगों ने करना है, क्योंकि आपने ये वीडियोस देखने भी हैं। इसमें जो काम की चीज़ें हैं वो आपने ढंग से उसको यूज़ भी करनी है, और साथ में इन वीडियोस को अपने शेयर भी मैक्सिमम करना बच्चा, ताकि ये जो वीडियोस है ना देश देश के हर कोने तक पहुंच सके। हर बच्चा इसमें से जो उसकी काम की चीज़ है वो उसका यूज़ कर सके, देश का बच्चा डॉक्टर बन सके, हर बच्चा, हर परिवार से एक डॉक्टर बन सके। हमारे देश को डॉक्टर्स की बहुत जरूरत है बच्चों। तो आपने अपना सपना साकार तो करना ही करना है, आपने डॉक्टर तो बनना ही बनना है, और मेरे वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर देना है, ये भी आप लोगों ने करना है। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आपका सेशन। जैसे कि आपको मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बातें बता रहा हूँ, जो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। देखो, ये अपना जो क्रैश कोर्स चल रहा है, जो बातें जो कर रहे हैं, इसमें आपको बहुत सारी बातें ऑलरेडी पता है, बहुत सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है। उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाके जो बातें वो कम पता है, जो आपके पेपर में ज़्यादा चीज़ें आती हैं, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? तो आपको पता है कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करता है, उसके चारों तरफ बन जाती है एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, रिवाइज भी कर रखा है। लेकिन हमारे पास जो बायट सावर्ट लॉ है, उसके बारे में आपको मैं थोड़ी सी बता देता हूँ कि बायट सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है आर दूरी पर, वो कितनी बनती है? वो बनती है म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। एक छोटे से एलिमेंट से, एक छोटे से एलिमेंट से जो यहाँ पर फील्ड बनती है आर दूरी पर जाकर, वो इतनी फील्ड बनती है। ठीक है? और थीटा बच्चों ये एंगल होता है जो आपका करंट एलिमेंट है और जहाँ फील्ड निकाल रही है उसके बीच का एंगल बच्चों, ये थीटा एंगल होता है। लेकिन ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है। फिर आप इससे फॉर्मूला ड्राइव करते हो कि अगर मान लो सपोज करो कि हम लोग ये तो हमारे पास एक बेसिक फार्मूला आ गया, इससे आप किसी छोटे से करंट एलिमेंट से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बता सकते हैं। अच्छा, अगर आपको डायरेक्शन निकाल लियो ना, तो मैं आप लोगों को इसका एक बार वेक्टर फॉर्म बता रहा हूँ, वो जरूरी है। एक बार आप लोगों को इसका मैं वेक्टर फॉर्म बता रहा हूँ, जो वेक्टर फॉर्म बताना मेरे लिए जरूरी है। इसका जो वेक्टर फॉर्म है वो है कि बी वेक्टर बराबर में होता है म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब। ये भाई इसका वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? आपने एक रूल पढ़ा ना, ए क्रॉस बी बराबर सी वेक्टर, याद है? 11th क्लास का राइट एंड थंब रूल।
तो जो आपके लिए ए है वो तो आइडियल हो गया, तो आइडियल आपके लिए तो हो गया ए, क्रॉस में बी आपके लिए आर वेक्टर हो गया, और आपको डायरेक्शन मिल जाएगी सी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की। तो आपने फिंगर रखनी है राइट हैंड की आइडियल पर। आइडियल कहां पर होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो फिंगर रखनी है आपने आइडियल पर। मान लो करंट एलिमेंट में करंट ऊपर जा रहा है ऐसे करके, तो फिंगर बच्चों का रखने हैं आइडियल पर रखना है। घुमाना कहां पर है? आर की तरफ है, और थंब शो कर देगा डायरेक्शन किस चीज की? मैग्नेटिक फील्ड की। जब भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है इस रूल को यूज कर लो, आपको हर बार बिल्कुल राइट आंसर मिल जाएगा। आपको हर चीज बिल्कुल राइट चाहिए, बिल्कुल राइट चीज चाहिए, तो ये चीज बिल्कुल सीधी पॉइंट है, आपको एकदम मालूम होनी चाहिए। क्या सभी को पॉइंट क्लियर है अभी? सभी को बात समझ आ गई अभी? चलिए अब मैं आपको इसके फॉर्मूले बता रहा हूँ, ठीक है? अब मैं आपको इसके फॉर्मूले बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है जिसकी फाइनाइट लेंथ है, तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है हमारी यहां पर, वो कितनी बनती है? अगर आपको फॉर्मूला याद है तो मेरे साथ साथ बोले भाई, तो जो फॉर्मूला याद हो ना साथ साथ बोला करो, इससे एक बार आपको फार्मूले की रिवीजन भी हो जाएगी। तो कितनी फील्ड बनती है? फील्ड बनती है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, और ये परपेंडिकुलर दूरी जो यहाँ पे आर मान रखी है तो आर ले लो, फिर साइन थीटा 1, और यहाँ पे फाइव लिखा है तो साइन फाइव 1 प्लस में साइन फाइव 2। ये फॉर्मूला बनता है जो यहाँ पर बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन निकालने का तरीका मैं बताया जी, कि जहां करंट फ्लो कर रहा हो फिंगर वहां पे रखो, ये हमारे लिए आइडियल है। और जहां फील्ड निकाल रही है वहां फिंगर ऐसे करके घुमा दो आप। अगर फिंगर ऐसे घुमाओगे फील्ड कहां बन जाएगी? बाहर की ओर बन जाएगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? क्या पॉइंट क्लियर है? क्या सारी बातें समझ में आ रही हैं? ये फाइनाइट लेंथ के लिए फार्मूला आ गया जी। अच्छा, फार्मूले तो सारे हम लोग कर ही लेते हैं यार, फार्मूले क्या दिक्कत है हम लोगों को? नहीं, फार्मूले कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन में दिक्कत है, ध्यान रखना यार। एक बार आपको डायरेक्शन निकालनी ढंग से आ गई ना, फार्मूले तो अब तुम लोग रट लोगे, क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे अपने आप से। और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है कम से कम 5 से 6 साल के क्वेश्चन को जरूर लगा के देखें यार। अभी कुछ क्वेश्चन मैं भी डिस्कस करने वाला हूँ लोगों से। अच्छा, अगर मान लो लेंथ इनफाइनाइट है, अगर लेंथ इनफाइनाइट है तो क्या करोगे जी? तो उस वाले केस में जो फाइव 1 और फाइव 2 है दोनों को 90 डिग्री ले लो, तो फार्मूला बन जाएगा बी बराबर में म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, ये फार्मूला बन जाएगा। और अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है, देखो अगर अगला डायग्राम दे रखा हो तो देख लेते एक बार, यहाँ बताता हूँ। अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब होता है कि एक एंड तो जा रहा है इन्फिनिटी पर और दूसरा इनफाइनाइट यहीं पर, मान लो तो सपोज करो आपको फील्ड यहीं पर निकालनी है। आप क्या करोगे? अब ये दूरी मान लो आर है, अब जो एंड इसके सामने आ गया इससे तो 5 1 एंगल बन जाएगा 0, और दूसरा एंड इनफाइनाइट है तो एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। और जब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी वो बन जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो मालूम चला क्या होने वाला है कि अगर लेंथ फाइनाइट है तो थीटा 1 थीटा 2 पर डिपेंड करेगा, मालूम चल गया। अगर लेंथ इनफाइनाइट है तो दोनों एंगल 90 के बन गए। अगर सेमी इनफाइनाइट है तो एक एंगल तो 90 का बनेगा, दूसरा एंगल फिक्स हुआ। अगर बिल्कुल उसके टॉप पॉइंट के सामने निकालना है तो एक एंगल को 0 ले लो। इस पर कई बार क्वेश्चन आए हैं, ऐसा करते चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एक बार, है ना? देखते ये कौन सा क्वेश्चन है, अगर उसी तरह का क्वेश्चन तो डिस्कस करते हैं, वरना मैं क्वेश्चन बोलता हूँ। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ो, देखे क्या है। एन एग्रीमेंट, अरेंजमेंट है, एग्रीमेंट तो अलग चीज़ होती है नहीं। तो एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर्स, ओके, यहाँ पर 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर्स हैं और यहाँ पर आपको फोर्स पूछा गया, तो फोर्स मुझे अभी नहीं निकालना, फोर्स में थोड़ा आगे निकालूंगा। तो चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ, ध्यान से देखना दिया, ठीक है? मैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। फोर्स वाले के लिए आपको मुझे पहले फोर्स का फॉर्मूला बताना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद ही हम लोग कर पाएंगे। देखो जी क्या फॉर्मूला क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन देखो ध्यान से ही है, बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूँ। एक ही क्वेश्चन करेंगे या 2 क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरे पास एक ही वायर है, बढ़िया सा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप लोग करके देखना, जब वीडियो आप देखोगे ना स्क्रीन को पॉज कर लेना, और पॉज करने के बाद एक बार क्वेश्चन को ट्राई करके देख लेना कि क्या क्वेश्चन आपसे बनता है या फिर क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, ठीक है? ट्राई जरूर करना दोस्तों। और यहां से कुल 2a की दूरी पर एक और यहाँ पर वायर है, और इससे भी जो करंट फ्लो कर रहा है, मान लो सपोज करो
वो अंदर की ओर ही कर रहा है। क्रॉस मतलब करंट अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। एक इन्फाइनाइट वायर है जो करंट यू करके ऐसे करके एंटर कर रहा है, दो वायर ऐसे करके एंटर कर रही है, ठीक है। और मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यहां पर, और आपको मैं एंगल भी दे देता हूं कि यहां पर जो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो ये जो लंबाई है हमारे पास, सपोज करो ये लंबाई है मान लो, सपोज करो कितनी कितनी लंबाई ले ले, चलो ऐसा करते हैं, ये एंगल मैंने ये ए ले लिया, ये भी ए ले लिया और ये भी ए ले लिया, मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन होने की मैं कोशिश कर रहा हूं ताकि बढ़िया सा क्वेश्चन बन जाए एक। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी नेट इन दोनों वायर से। अब ये एंगल तो हमारा 60 डिग्री का बन गया ना, अब ये एंगल 60 डिग्री का बन गया। अब मुझे पहले ही बताओ कि ये जो वायर है, यहाँ से जो वायर है जो ऐसे करके करंट एंटर कर रहा है, इस वाले पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो तो मैं निकाल दूंगा क्योंकि लेंथ इसकी इनफाइनाइट है, क्योंकि वायर इन्फिनिटी से आ रही है, ऐसे करके जा रही है और पूरा इन्फिनिटी तक जा रही है, पूरा इन्फिनिटी तक जा रही है, और मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इस वाली वायर से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, मुझे आप लोग डायरेक्शन बताओ जी एक बार। कौन डायरेक्शन बताएगा, जल्दी से एक बार डायरेक्शन बताओ, जल्दी से फास्ट एंड फास्ट एक बार डायरेक्शन बताओ। मैं आपको डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए ना एक दूसरा पेन भी लेके आता हूँ, एक मुझे एक मिनट देना, बस एक मिनट। चलिए भाई, डायरेक्शन को समझते हैं कैसे निकालते हैं डायरेक्शन भाई लोग, ठीक है। देखो, डायरेक्शन निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, इसमें करंट ऐसे करके एंटर कर रहा है तो ब्लू करंट ऐसे करके एंटर कर रहा है, आपको फील्ड यहां पर निकालनी है, यहां पर येलो की टिप पर निकालनी है, ठीक है। पहले मैंने माना कि सपोज करो ये ऐसे करके 2 मिनट के लिए ऐसे मान लो, ऐसे करके करंट ऐसे करके अंदर एंटर कर रहा है, ध्यान से सुनना, ये करंट ऐसे करके अंदर की ओर एंटर कर रहा है, मान लो मुझे फील्ड यहां पर निकालनी है, तो जहां करंट फ्लो कर रहा है हमें फिंगर रखो ऐसे करके आइडियल, और फिंगर को ऐसे करके घुमाओ, फिंगर को ऐसे करके घुमाओ। जब तुम फिंगर ऐसे करके घुमाओगे ना, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी ऐसे बन रही होगी, ऐसे परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर फील्ड ऐसे बन रही होगी। लेकिन आप ध्यान से देखो तो ये चीज तिरछी है थोड़ी सी, तो ऐसे करके तिरछा कर लो, ऐसे करके। दिख रही है क्या सभी को, क्या सभी को दिख रहा है, मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ एक बार से। सबसे पहले ऐसे करके करंट एंटर कर रहा है, ऐसे करके मेरे पास ये मैंने एक पहले रखा है, मान लो मुझे फील्ड यहाँ पर निकालनी है, तो करंट अगर ऐसे करके फ्लो कर रहा है तो फिंगर कहाँ रखनी है, जहाँ करंट फ्लो कर रहा है राइट हैंड को, फिंगर घुमानी है ऐसे करके, और थंब शो करेगा डायरेक्शन। तो अगर मुझे फील्ड यहाँ पर निकाल के मुझे फील्ड मान लो यहाँ पर निकालनी होती, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती वो बनती है ऐसे करके, यहाँ पर मैंने ब्लैक पेन लगा रखा है। पर आप ध्यान से देखो साइड थोड़ी सी तिरछी है थोड़ी सी, इसको थोड़ा तिरछा कर दो ऐसे करके, है ना। तो फील्ड कैसे बनेगी, ये जो प्लेन बन रहा होगा ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलरली ऐसे करके फील्ड बनेगी, ऐसे करके प्लेन के परपेंडिकुलरली, ठीक है। अब प्लेन के परपेंडिकुलरली बनेगी तो बना दो परपेंडिकुलरली। तो मैं फील्ड बनाने के लिए एक दूसरा एक इंक ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा नज़र आ जाए कि मैंने फील्ड कहाँ बनाई है, वो नज़र भी तो आना जरूरी है। नज़र के सामने जिगर के पास कोई रहता है, लेकिन पेन नहीं मिल पा रहा भैया, पेन तो मिल रहा है, अरे यार क्या हो ऐसे, रेडी ले लेते चलो। तो यहाँ से जो फील्ड बनेगी इसके परपेंडिकुलर फील्ड बनेगी ऐसे करके, और ये परपेंडिकुलर बनेगी ऐसे करके, क्योंकि ये पूरा एंगल यहाँ से 90 डिग्री का बनना चाहिए, यहाँ से एंगल 90 डिग्री का बनना चाहिए, ये फील्ड बनेगी ऐसे। क्या बात समझ आ रही है सभी को? अच्छा, अगर ये फील्ड बनेगी ऐसे करके तो एक छोटा सा पॉइंट और समझ लेते हैं हम लोग जी। अगर मैं यहाँ से ऐसे करके वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूँ ऐसे करके, तो मैं इसका डायग्राम ऐसे करता हूँ, अलग से बना लेता हूँ कि ये हमारे पास वायर थी, मुझे फील्ड यहाँ निकालनी थी, ठीक है, और ये फील्ड इसके परपेंडिकुलर ऐसे करके गई है, और मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की है ऐसे करके, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, ये पूरा एंगल जो हमारा है 90 डिग्री का एंगल है, और ये जो अपना एंगल है यहाँ से 30 का ये होगा, 30 का ये होगा, तो 30 का एंगल हमारा ये है, राइट। तो ये वाला पार्ट 60 डिग्री का हो गया, तो बी के बन जाएंगे दो कंपोनेंट, नीचे बन जाएगा बी cos 60, और एक ऐसा बन जाएगा ऐसे करके बन जाएगा बी sin 60। हर एक पॉइंट को मैं ध्यान से सुना रहा हूँ धीरे धीरे करके, ताकि आपको क्वेश्चन करने का तरीका मालूम चल जाएगी, ठीक है। ये फील्ड तो मैंने इस वाली वायर से निकाल दिया, अब आ जाओ इस वाली वायर से, इसमें फिर करंट ऐसे करके फ्लो कर रहा अंदर की ओर, पर इस बार फील्ड मुझे इस साइड निकालनी है। पहले वही तरीका, करंट फ्लो कर रहा अंदर की ओर,
फील्ड बनेगी ऐसे करके, इस साइड बनेगी, इस साइड फील्ड बनेगी ऐसे करके। पर सॉरी, पिछली बार ओ यार क्या हो गया, भाग रही है फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भाग रही है। पिछली बार मैंने इसको ऐसे किया था, इस बार मुझे ऐसे करना पड़ेगा। तो इस बार फील्ड बनेगी ऐसे करके। इसका भी मैं एक अलग से डायग्राम से शो कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर। इस बार मेरे पास करंट ऐसे करके है, फील्ड मुझे यहाँ पर निकालनी है, और इस बार जो फील्ड बन रही थी वो बन रही थी ऐसे करके। ठीक है, फिर से ऐसे करके लाइन ड्रॉ करो, ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लो। ये पूरा एंगल 60 का था ऐसे करके, तो ये 30 का है ना, और ये एंगल 90 का, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 का है। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे करके। ठीक है, अब ये पूरा एंगल 180 का बनता है, ये 30 का है, ये 90 का, तो ये 60 का हो गया। तो इस बी के बन जाएंगे दो कंपोनेंट। ऊपर क्या बनेगा, बी कॉस 60, और एक बनेगा ऐसे करके, ये बनेगा बी साइन 60। अब ध्यान से देखो आप, मैंने फील्ड इससे भी निकाल दी, मैंने फील्ड इससे भी निकाल दी। अब कौन सी फील्ड कैंसिल आउट हो रही है, ध्यान से देखो। एक ऊपर बन रहा है बी कॉस, एक नीचे बन रहा है बी कॉस, कैंसिल हो गया। और एक ये फील्ड बन रही है बी साइन, और ये फील्ड भी बन रही है बी साइन, तो नेट फील्ड क्या बन जाएगी, 2b साइन 60। अच्छा 2 तो 2 रहो, और बी की, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ वायर की इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट वायर से कितनी फील्ड बनती है, म्यू नॉट, करंट को आई ले लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई, और ये जो दूरी होती है ए, ये हमारे पास बी है किसी भी एक वायर से। तो बी हमारे पास है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए, और साइन 60 होता है √3/2। 2 ने 2 को मार दिया, ये बन गई जी नेट फील्ड। और डायरेक्शन कैसे बनेगी, डायरेक्शन बनने वाली है इस साइड। एक बढ़िया सा क्वेश्चन, एक बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ आया हुआ। एक्चुअली जब मैं क्वेश्चन करता हूं तो मुझे ऐसा, मैं अपने को कोशिश करता हूं कि जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर एज ए मैं स्टूडेंट होता तो क्या मुझे ऐसे करके बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं ऐसे सोचने की कोशिश करता हूं यार। मुझे लगता है कि अगर मुझे ऐसे करके समझ में आ रहा है तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन इनकेस आपको दिक्कत हो ना, तो आजकल जो दोपहर को वीडियोस डाल रहा हूँ ना, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस, उसमें आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए मैं डाल रहा हूँ यार। ठीक है, तो आप उसमें कमेंट में जरूर मेंशन कर देंगे मुझे, पक्का 100%। मैं और वर्क करूंगा और मेहनत करूंगा, डोंट वरी। पर यार मेरा सपना और अपना सपना दोनों को पूरा करना है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिवाइड कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। ये तुम्हारा प्यार ही मुझे चाहिए बस। क्वेश्चन समझ आया ना, बढ़िया क्वेश्चन था। एक बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन यूज कैसे करते हैं, सारे फंडे मैंने इस एक क्वेश्चन में डिस्कस करने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैं कुछ देर की बात करूंगा, जो फोर्स एक्सप्लेन करूंगा। एक आपका फॉर्मूला ये बनता है, देखिए यार ये बनता है, ये भी बाइट साइड लॉ की एप्लीकेशन होती है कि अगर मान लो किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और मुझे इसकी एक्सिस पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो जो फील्ड बनती है डिपेंड करता है करंट कैसे फ्लो कर रहा है। अगर मान लो करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके, तो फील्ड बनेगी ऐसे करके। क्योंकि जब भी किसी लूप में करंट फ्लो कर रहा हो ना, तो जहां करंट फ्लो कर रहा है, जैसे करंट फ्लो कर रहा है वैसे फिंगर घुमा दो आप। करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज, तो फील्ड बन जाएगी बाहर की ओर ऐसे करके, और वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल से ही मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है। और अगर किसी लूप में करंट फ्लो कर रहा हुआ क्लॉकवाइज करके ऐसे करके, ये तो मैंने दोबारा एंटी क्लॉक से कर दिया ऐसे करके, ठीक है, क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर जो होगा करंट फ्लो करेगा ऐसे करके, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर बनेगी ऐसे करके, और वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो जिससे मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, जिसमें मैग्नेटिक लाइन से फोर्स अंदर एंटर करती है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। नॉर्थ पोल बनाने के लिए करंट होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ बनाने के लिए कैसा होना चाहिए, साउथ बनाने के लिए करंट होना चाहिए क्लॉकवाइज। ये बातें याद भी कर दो साथ साथ, ठीक है। अब इसकी एक्सिस पर कितनी फील्ड बनती है तो समझते हैं। इसकी एक्सिस पर जो फील्ड बनती है वो बनती है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2, आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर एंड द होल पावर इज 3/2। ये इसके एक्सिस पर, इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो सेंटर से एक्स दूरी पर है, और रेडियस इसका यहाँ पे ए है, मैंने आर ले रखा तो आप इसको आर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये फील्ड बनती है। डायरेक्शन निकालने का तरीका वही है, करंट क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज में फील्ड बाहर की ओर, और क्लॉकवाइज में फील्ड अंदर की ओर। अगर क्लॉकवाइज होगा तो क्या सभी को बात सुना रही है। और इसी में अगर स्पेशल केस ले लें, स्पेशल केस ले लें,
इसी में अगर एक स्पेशल केस ले लें कि मुझे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मुझे फील्ड सेंटर पर निकालनी है, तो अगर सेंटर पर निकालनी है तो सेंटर के लिए एक्स को 0 पुट करना पड़ेगा, और जैसे ही मैं एक्स को 0 पुट कर दूंगा तो इस फॉर्मूले में एक्स को 0 पुट कर दो, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखो जी, फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2, और ये बन जाएगा आर का क्यूब, और 2 आर कैंसिल हो गए तो फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर। ये फॉर्मूला बनेगा इस कॉइल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। क्या पॉइंट क्लियर है अभी? बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास से पॉइंट्स क्लियर है सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो एक क्वेश्चन ये डिस्कस करते हैं, एक बढ़िया सा क्वेश्चन एक और ले लेता हूँ, ठीक है, 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मुझे क्या करना है, इसके सेंटर पर निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, राइट। मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये वायर की लेंथ है इनफाइनाइट, और ये जा रही है इनफाइनाइट तक, ये भी जा रही है इनफाइनाइट तक, और ये आ भी रही थी इनफाइनाइट से। मुझे यहाँ फील्ड निकालनी है। सबसे पहली बात, ये अगर एक करंट कैरिंग वायर ऐसे करके है, और अगर मुझे फील्ड इसकी एक्सिस पर ही किसी पॉइंट पर निकालना है, आपको याद होगा बाइट साइड लो, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग थीटा इज द एंगल बिटवीन द आइडियल एंड द आर। अब देखो आइडियल भी ऐसे करके ही है और आर दूरी भी ऐसे करके ही है, तो थीटा एंगल तो 0 बन जाएगा ना, और अगर थीटा एंगल 0 बन गया तो फील्ड 0 बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर, ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो 0 बनती है। ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो जैसे ये जो वायर आ रही है इन्फिनिटी से, ये जो पॉइंट हमारा है इसकी एक्सिस पे ही लाई कर रहा है ना, तो फील्ड नहीं बनेगी। ऐसे करके ये जो करंट ऐसे करके जा रहा है, ये पॉइंट इसकी भी एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इससे भी फील्ड नहीं बनेगी। तो इससे फील्ड बनेगी नहीं, इससे फील्ड बनेगी नहीं। अब देखो इससे फील्ड बन सकती है क्योंकि ये सेमी सर्कुलर, देखो ये सर्कल से ऐसे करके है, 1/4 सर्कल ऐसे करके है, और ये भी 1/4 सर्कल है, तो फील्ड इससे भी बनेगी और फील्ड इससे भी बनेगी, लेकिन फर्क है डायरेक्शन का। इससे जो फील्ड बनेगी इसका करंट है एंटी क्लॉकवाइज बाहर की ओर बनेगी, और इससे जो करंट जा रहा है अगर इसको घुमा के देखोगे तो इसमें करंट यूं करके आ रहा है, ऐसे करके, मतलब इसमें करंट यूं जा रहा है ऐसे करके, है ना। तो ये करंट होगा क्लॉकवाइज, इससे फील्ड बनेगी अंदर की ओर, तो एक से बनेगी बाहर की ओर, एक से बनेगी अंदर की ओर, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो खाली वायर इससे फील्ड रहेगी, है ना। इससे फील्ड बनेगी नहीं इतने पोर्शन से, इतने से फील्ड बनेगी नहीं, इससे है नहीं, इससे है नहीं, मतलब इससे बनेगी पर कैंसिल होगी। अब ये होगी सेमी इनफाइनाइट वायर, इससे फील्ड क्या बनेगी, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, और ये वायर भी सेमी इनफाइनाइट है, तो इससे फील्ड तो नहीं बनेगी, दुगना कर दो। और देखो डायरेक्शन दोनों की सेम है, करंट फ्लो कर रहा है ऐसे करके, जहां करंट फ्लो कर रहा हो आप फिंगर रखो, यहाँ पर फील्ड निकालनी है, जब फिंगर ऐसे घुमाओगे तो बाहर की ओर फील्ड बनेगी। ऐसा इसमें जो ये वाली वायर है, करंट आ रहा है नीचे की ओर, फील्ड निकालनी है यहाँ पर, फिंगर ऐसे घुमाओगे तो भी फील्ड कैसे बनेगी, बाहर की ओर, तो जो नेट फील्ड बनेगी वो कहाँ बनने वाली है, आउटसाइड। ऐसे क्वेश्चन यार एग्जाम में आते हैं, मुश्किल नहीं है, पर पॉइंट्स क्या आपको क्लियर है? आप अपने आप से पूछो कि आपको क्या ऐसे पॉइंट्स क्लियर हैं? जो लोग कहते हैं कि हाँ मुझे ऐसे पॉइंट्स क्लियर है, ये क्वेश्चन मैं अपने आप भी कर सकता था, वो बहुत ही बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, और उनको थोड़े और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, थोड़े से और बढ़िया क्वेश्चंस की, ताकि आप लोग जो सुपर 100 बच्चे हैं ना अपने मेडिकल में जो आते हैं, फर्स्ट 100 बच्चे रैंक लेके आते हैं, अब उसमें शामिल हो जाएंगे, और जिनको लग रहा है कि इसमें तकलीफ आ रही है, प्लीज़ इसको एक बार और दोबारा से देखें, रिवाइज करें, और ऐसे करके क्वेश्चन और ट्राई करें। जितने क्वेश्चन ट्राई करते रहेंगे उतनी आपकी ना काबिलियत बढ़ती रहेगी, प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। यार ये बच्चों बात भूलनी नहीं है, ये जरूरी बात है यार, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी बात है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये हमेशा सच होता है। चलो मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ ऐसा करके, ठीक है, ऐसा करते हैं क्वेश्चन और ले लेता हूँ, ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। अच्छा चलो मैंने क्वेश्चन ये ले लिया कि मेरे पास एक ऐसे करके वायर है, देखना मेरे पास एक ऐसे करके वायर है, ठीक है, और ये सेंटर है, और जब मैं इस एंड्स को यहाँ पे मिलाता हूँ ऐसे करके, ये एंगल 30 डिग्री का, ठीक है, ओके, तो ये एंगल 30 डिग्री का है, यहाँ से करंट जा रहा है ऐसे करके करंट वापस आ रहा है,
तो ऐसे करके करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे इनके बीच में एक बैटरी है मान लो सपोज करो, ठीक है, और ये डॉटेड पोर्शन है, डॉटेड, ठीक है। मुझे यहाँ पर फील्ड निकालनी है, रेडियस आर मान लो। अच्छा सबसे पहले डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन क्या बनेगी, जो फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, पहले तो मुझे डायरेक्शन बताओ एक बार आप। करंट फ्लो कर रहा है कैसे करके, क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन कैसे बन जाएगी, इनटू द प्लेन। तो डायरेक्शन तो बनने वाली है इनटू द प्लेन, ठीक है भाई। अब कितनी फील्ड बनेगी, देखो अगर ये पूरी एक सिंगल कॉइल होती है ऐसे करके, तो कितनी फील्ड बन जाती, फील्ड बन जाती म्यू नॉट एन आई बाई 2r। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, वो तो इसमें एक ही होती, तो फील्ड हमारी इतनी बन जाती है। लेकिन इसमें पूरी टर्न नहीं है, इसमें इतना पार्ट नहीं है, इतना पार्ट नहीं है। अगर पूरा कॉइल होता तो 360 का एंगल बनता, इसमें 360 का एंगल नहीं बन रहा, इसमें 330 का एंगल बन रहा है इतना। अब यहां पर कितनी फील्ड बनेगी वो देखते हैं। तो इसको निकालने के लिए एक तरीका देखो जी आप, नंबर ऑफ टर्न्स का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, नंबर टर्न्स का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 2 पाई, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो थीटा अपॉन में 360। जैसे अगर पूरी टर्न होती तो थीटा कितना होता, 360, तो 360 बाई 360 नंबर टर्न्स एक आ जाता है। अगर मान लो ये सेमी सर्कल होता है ऐसे करके, सेमी सर्कल होता, सेमी सर्कल, तो कितना एंगल बनता, 180 का। तो एन कैसे निकालते, थीटा होता 180 का अपॉन में 360, कितना आंसर आ जाता, 1/2 आंसर आ जाता। तो जितना एंगल बन रहा हो ना, उस एंगल को थीटा की जगह रखो, अपॉन में 2 पाई या 360 कर दो, आपको एन मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एन से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एन आधा भी नहीं है एक भी नहीं है। तो इसके लिए क्या करोगे, देखो जी आप यहाँ से एन कैसे निकालोगे, यहाँ पर कितने का एंगल बन रहा है, 330 का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर एंगल बन रहा है 330 का अपॉन में 360, शून्य ने शून्य को मार दिया, ये हो गया 11/12। तो एन कितना बन गया, 11/12। तो जो फील्ड बन जाएगी सेंटर पर वो बन जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन में 2r इंटू में 11/12, ये फील्ड बनेगी सेंटर पर। खत्म क्वेश्चन। तो यार बढ़िया क्वेश्चन करने का, डिस्कस करने का फायदा यही होता है कि आपको कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा ही मिल जाता है। अगर मैं क्वेश्चन ऐसे डिस्कस कर देता, मान लो एक 2 टर्न्स है मेरे पास, 2 टर्न्स हैं ऐसे करके, तो कितनी फील्ड बनेगी, सिंपल है, आपको पता है इन 2 पुट कर दो 2। मैं बोलता 100 है तो 100 है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कैसे करोगे, तो ऐसे करोगे, ऐसा करते हैं। चलो एक और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं, दिल मांगे मोर, ठीक है। चलो वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखो जी आपके सामने में क्वेश्चन ये है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। ऐसे करके एक कॉइल है, स्पाइरल कॉइल है, ऐसे करके, ऐसे करके एक स्पाइरल कॉइल ऐसे करके, देखते रहना भी, थोड़ा सा डायग्राम ऊपर नीचे हो सकता है भाई लोग, ठीक है। ऐसा मकड़ी का जाला नहीं है इसमें, ये चक्रव्यूह है, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू, ऐसा करके, ठीक है, ऐसे करके। और इसका जो इनर रेडियस है, इसका जो इनर रेडियस है वो तो है ए, ठीक है, और जो इसका आउटर रेडियस है वो है बी। इसकी नंबर टर्म्स यहां से शुरू हो, देखो यहां से, और यहां पर खत्म है। और इतने पार्ट के अंदर, इतने पार्ट के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है एन। सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी अगर करंट फ्लो कर रहा है आई, ऐसे करके स्पाइरल पाथ में करंट ऐसे करके बढ़ता जा रहा है, और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई लोग, ये बताओ। चलो इस क्वेश्चन करने का तरीका बताओ जी, कौन बताएगा तरीका मुझे जी, मैं बताऊं या आप खुद से ट्राई कर रहे हो, बताओ जी। दोनों ट्राई करने का तरीका है, मैं भी ट्राई कर सकता हूँ, भी ट्राई करते हो, ऐसा करते हैं दोनों मिलकर ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, मैंने यहां से x दूरी पे जाके एक छोटा सा ना एक सर्कुलर लूप लिया ऐसे करके, जिसकी थोड़ी सी मैंने विड्थ ले ली ऐसे करके, थोड़ी सी इसकी मैंने विड्थ ले ली ऐसे करके, एक सर्कुलर लूप लिया, इसकी थोड़ी सी मैंने विड्थ ले ली। हाँ इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ एक बार को, ये मैंने इसकी थोड़ी सी विड्थ ले ली ऐसे करके, इतने पार्ट की, इतने पार्ट की मैंने विड्थ ले ली। इसकी विड्थ है जो dx है, इसकी विड्थ जो है वो dx है। तो मैंने क्या किया, सेंटर से मैं x दूरी पर गया, और x दूरी पे जाके मैंने यहाँ पे थोड़ी सी एक विड्थ ले ली ऐसे करके, आपको नजर आ रही है ऐसे करके, ऐसे करके मैंने एक विड्थ ले ली, ठीक है। ये विड्थ है हमारे पास, और ये विड्थ है dx,
दिस विड्थ इज डी एक्स, तो ये जो विड्थ है वो डी एक्स है। अच्छा, हमारे पास जो ये विड्थ थी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी, ये कितनी विड्थ थी? शुरू यहाँ से था, खत्म यहाँ पर था, तो पूरे बी में से ए को माइनस कर दो, तो बी माइनस ए के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो एन है। तो अगर लेंथ इतनी है तो नंबर टर्न्स एन है, अगर लेंथ यूनिट है तो नंबर ऑफ टर्न्स एन अपॉन में बी माइनस ए है। तो इसकी विड्थ तो मैंने डी एक्स ली है, तो डी एक्स में कितनी विड्थ बन जाएगी? तो जो डी एक्स के अंदर जो नंबर टर्न्स आएंगी, नंबर ऑफ टर्न्स इन डी एक्स विड्थ, तो डी एक्स विड्थ में जो नंबर टर्न्स आएंगे वो कितनी आएंगी? एन अपॉन में बी माइनस ए इंटू डी एक्स, कितनी आएंगी? ये आ गई जो नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। अब देखो ये आगे, अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मान लो सपोज करो आई, ठीक है, क्या कैसे फ्लो कर रहा हो, तो सेंटर फील्ड कितनी बनेगी? सेंटर फील्ड बनती है म्यू नॉट आई और अपॉन में 2 इंटू में एक्स और इंटू में नंबर टर्न्स, और नंबर टर्न्स कितनी है? एन अपॉन में बी माइनस ए इंटू डी एक्स। क्या पॉइंट क्लियर है? अब ये तो इतनी विड्थ से फील्ड निकाली है, अब इसमें ऐसे करके बहुत सारे ऐसे करके एलिमेंट्री पार्ट बनेंगे जिनकी ऐसे ऐसे करके विड्थ होगी, ऐसे ऐसे करके विड्थ होगी, तो आप सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको कर दो भाई इंटीग्रेट, कहाँ से लेके कहाँ तक? शुरू कहाँ से करेंगे? शुरू करेंगे ए से, खत्म करेंगे बी पर, तो ए से लेकर बी तक। अब जो चीज़ बाहर है उसको बाहर निकाल लो, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 और बी माइनस ए बाहर आ गया, डी एक्स बाई एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो बन जाएगा एल एन ऑफ एक्स, लिमिट है ए से लेकर बी, लिमिट को पुट कर दो, तो लिमिट को पुट कैसे करते हैं? एल एन ऑफ बी माइनस एल एन ऑफ ए, तो एल एन ऑफ बी बाई ए, तो फार्मूला बन गया म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 बी माइनस ए एंड एल एन ऑफ बी बाई ए। ओहो, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन यार, बहुत ही बढ़िया सा, एक रिस्पेक्टेड क्वेश्चन, एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? एक रिस्पेक्टेड क्वेश्चन और एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एम्स आ रहा है, इसमें ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। सिंपली मत ले लेना इस बार नीट एग्जाम को, बहुत टाइम मिल गया तुम लोगों को, पता है, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके जाना, ताकि अगर क्वेश्चन टफ भी आ जाए तो कर सको आप, और सिंपल तो आप मुझे पता फेल दोगे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो आगे, अब आपके सामने टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है? अगर मान लो ऐसे करके एक मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ऐसे करके एक मैग्नेटिक फील्ड हो और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक ऐसे करके चार्ज एंटर कर रहा हो, वेलोसिटी v से, और चार्ज q एंटर कर रहा हो ऐसे करके, तो जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो पहली बात उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसका फार्मूला होता है हमारे पास क्यू वी क्रॉस बी, ये फोर्स का फार्मूला होता है, या फार्मूला होता है एफ बराबर में क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा इज द फार्मूला, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द वी वेक्टर एंड बी वेक्टर, इनके बीच का ये एंगल होता है। और अगर ये एंगल, ध्यान से अगर देखो, थीटा एंगल 0 बन जाए या 180 बन जाए या n पाई बन जाए, 0 पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे करके ना, तो हमेशा ये फोर्स 0 ही आएगा। तो अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हुआ या एंटी पैरेलल हुआ, दोनों केस में मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो किस केस में मैग्नेटिक फोर्स लगता है? मैग्नेटिक फोर्स खाली उसी केस के अंदर लगेगा जब जो थीटा एंगल हो, ये वाला जो थीटा एंगल हो वो 0 से तो बड़ा हो, थीटा एंगल जो है वो 0 से तो बड़ा हो और 90 के बराबर या ऐसे करके, कोई जैसी 90 लगेगा थीटा एंगल वैसी फोर्स मैक्सिमम बन जाएगा जी। तो अगर एंगल इनके बीच में है, कुछ भी एंगल है, तो फोर्स लगना तय है, और फोर्स का फार्मूला को पता है, आपको सभी को पता है। और इसकी भी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? सेम तरीका वही, कौन सा तरीका? ए क्रॉस बी बराबर सी, राइट हैंड थंब रूल। ए हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है, बी हमारे पास वी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, और सी हमारे पास फोर्स है। फिंगर रखो इस पर, घुमाओ इस पर, फोर्स की डायरेक्शन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके है, वेलोसिटी ऐसे करके है,
तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पर होगी? तो फिंगर कहाँ रखोगे? वेलोसिटी वेक्टर पर। इस पे फिंगर रखिए और बी की तरफ घुमाओ ऐसे करके, ठीक है। तो कैसे डायरेक्शन में जाएगी? इनटू द प्लेन, ठीक है। तो एक तो तरीका हो गया डायरेक्शन निकालने का, राइट एंड थंब रूल, कि इसके ऊपर फिंगर रखो, इसकी तरफ फिंगर घुमाओ और थंब शो कर देगा फोर्स की डायरेक्शन, या फिर है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। पहली फिंगर शो करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये शो करता है मोशन और ये शो करता है फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके है, ऐसे, वेलोसिटी ऐसे करके है, फोर्स अंदर की ओर आ रहा है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, ऐसे भी आ रहा है और ऐसे भी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा ना भाई? मजा आ रहा है समझने में? इतनी बातें आप लोगों को मुझे पता आती होगी जी। मैं कुछ बढ़िया बातें डिस्कस करने वाला हूँ, समझिए आप। इसमें अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये आया कि जो आपको मैंने एक्सप्रेशन दिखा रखा है, इस एक्सप्रेशन में ऐसे कौन कौन से पेयर्स हैं, कितने पेयर्स हैं जो परपेंडिकुलर हो सकते हैं? कितने पेयर्स हैं? 2, 3, 4 या फिर नन ऑफ दीज? कितने पेयर्स ऐसे हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं? तो आंसर हुआ 2। कौन कौन से? एक एफ बी और दूसरा एफ बी। तो सीधी सी बात है, ये जो वेक्टर होगा ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी हुआ। ये आपस में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इनके बीच का एंगल 0 भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर अगर फोर्स या तो लगेगा ही नहीं, या तो फोर्स लगेगा ही नहीं इनके बीच के पैरेलल हो गए तो, और अगर लगेगा तो जो भी फोर्स लगेगा वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के परपेंडिकुलर ही लगेगा। इस बात को भी आप लोग याद कर लेना, ये पॉइंट भी बड़े काम का आएगी। तो ये तो एक्सप्रेशन होगा कि पार्टिकल कैसे घूमता है। देखो ये आपको पार्टिकल दिखा रखा है कि एक पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो पार्टिकल पॉजिटिव में ऐसे जा रहा है और नेगेटिव में ऐसे जा रहा है। ये आपको एक डायग्राम दिखा रखा है, देखो ध्यान से जी। तो पार्टिकल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो हमेशा एक सर्कुलर पाथ में मुड़ेगा और उसका अपने एक रेडियस भी होगा। अगर उसके रेडियस की बात करेंगे हम लोग, अगर पार्टिकल के रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस का फॉर्मूला होता है mv अपॉन में बी क्यू। जो पार्टिकल सर्कल में मूव करता है उसके रेडियस का फॉर्मूला होता है mv अपॉन में बी क्यू। mv इज द मोमेंटम, b इज द मैग्नेटिक फील्ड, mv इज द मोमेंटम, b इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड q इज द चार्ज। और ये फार्मूला होता है रेडियस का, ठीक है बच्चों। तो जो रेडियस का फार्मूला बनता है वो बनता है mv अपॉन में बी क्यू। अब जरा आगे सुनो एक बार। अब एक बार एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया, एक बार एग्जाम में बच्चों इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया। क्वेश्चन देखो क्या आया कि हमारे पास 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। 3 पार्टिकल्स हैं, तीनों मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी। तीनों पार्टिकल सेम फील्ड में एंटर करते हैं, सेम फील्ड में एंटर करते हैं विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी। आपने इनके रेडियस का रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो आपने इनके रेडियाई का रेशियो निकालना है। तो 3 पार्टिकल्स है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, तीनों की सेम काइनेटिक एनर्जी है, तीनों सेम फील्ड में एंटर कर रहे हैं और आपने इनके रेडियाई का रेशियो निकालना है। और रेडियाई का रेशियो का फार्मूला ये रहा कि रेडियस का फार्मूला होता है mv अपॉन में बी क्यू। और जब भी पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, उससे पहले भी एक बात आपको क्लियर कर दूं, ठीक है, कि जब भी पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा हमेशा सर्कल में घूमेगा। अगर एंटर करेगा परपेंडिकुलरली, तो अगर पार्टिकल फील्ड में एंटर करेगा परपेंडिकुलरली तो पार्टिकल सर्कल में घूमेगा और सर्कल के रेडियस का फार्मूला हमेशा ये होगा। और कंडीशन क्या है कि पार्टिकल एंटर करना चाहिए परपेंडिकुलरली। तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा, कितना फोर्स लगेगा? सीधा फार्मूला QVB, ठीक है। और सर्कल में घूमेगा तो सर्कल का जो रेडियस का फार्मूला बनेगा वो फार्मूला बन जाता है ये। अब बात ये है कि अगर हमारा क्वेश्चन ये आ गया, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक अल्फा है, तीनों की बराबर काइनेटिक एनर्जी है और सेम फील्ड में एंटर कर रहे हैं, तो रेडियाई का रेशियो बताओ। इस क्वेश्चन को कैसे करें भाई? इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, या तो आप कर दो या फिर मैं कर दूं। यार क्या करते हो, क्या बोलते हो बताओ? आप करोगे या फिर मैं करूँ क्वेश्चन को? चलो ठीक है जी, दोनों मिलकर करते हैं। आपने करना है स्क्रीन को पॉज करो 2 मिनट के लिए, ट्राई कर लो, और अगर देखना है तो मुझे बोलते हुए देखो, ठीक है। चलो देखते हैं। अच्छा सबसे पहले आपको मैं रिलेशन बता रहा हूँ। अगर एक प्रोटॉन है
एक ड्यूट्रॉन है, एक अल्फा है, तो इनके चार्ज में एक रिलेशन होता है, चार्ज में। क्या कि अगर अल्फा का प्रोटॉन का चार्ज क्यू है तो ड्यूट्रॉन का भी चार्ज क्यू हुआ, अल्फा का 2q हुआ। ये दोनों आइसोटोप्स होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। और अगर मास का रिलेशन देखोगे, मास का, इसका मास अगर m है तो इसका मास दुगना है 2m, इसका मास 4 टाइम्स है 4m। ये इनके चार्ज का रिलेशन है, ये इनके मास का रिलेशन है। ठीक है, अब देखोगे आप। अच्छा, हमें क्वेश्चन में बराबर क्या लिखा है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी। अरे मेरे को ना मेरे माथे में एक बात ठनकी ऐसे करके कि यार अगर क्वेश्चन में पार्टिकल एंटर कर रहा फील्ड में और काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो मुझे याद आया कि यार मोमेंटम में और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन होता है। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि जो मोमेंटम होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उसमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि मोमेंटम बराबर में होता है रूट में 2me, ई इज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब मुझे रेडियस का रेशियो निकालना है, प्रोटॉन इज टू ड्यूट्रॉन इज टू अल्फा पार्टिकल, राइट। अगर प्रोटॉन के बारे में लिखेंगे तो जहां पर mv लिखा है ना, mv इज द मोमेंटम, उसको मैं लिखूंगा रूट में 2me, क्योंकि तीनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर दे रखी है। तो मैंने लिखा रूट में 2me अपॉन में b और q। ये लिखा मैंने प्रोटॉन के लिए, ये q है। ठीक है, अब लिखूंगा मैं ड्यूट्रॉन के लिए 2। ड्यूट्रॉन का मास दुगना है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, फील्ड सेम है, चार्ज भी सेम है। अब मैं लिखूंगा अल्फा के लिए 2, मास अल्फा का 4 टाइम्स होता है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, फील्ड सेम है, चार्ज 2q है। अब देखो जी, 2me bq 2me कट गया, इधर तो बचा 1, इधर आ गया जी रूट 2, और इधर ध्यान से देखो 4 है तो रूट से बाहर निकलोगे 2 आएगा, नीचे भी 2 है, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 1:√2:1। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिया। तरीका आपके सामने था यार, तरीका आपके सामने था, बिल्कुल बढ़िया सा बिंदास तरीका, आपको पता होना चाहिए। अब मैं इस चैप्टर के कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, कंसेप्चुअल पॉइंट। और एग्जाम में जो कंसेप्चुअल पॉइंट्स आते हैं ना, वो ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। इसके फार्मूला आपको बता देता हूँ मैं कि अगर करंट कैरिंग वायर है तो उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है। सीधा फार्मूला है कि अगर ऐसे करके एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, अगर किसी करंट कैरिंग वायर को ऐसे करके एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दो ऐसे करके, तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है दैट इज द BIL साइन थीटा, या इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा IL क्रॉस B। एंगल हुआ IL और B के बीच में। ठीक है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, पहले मैं आपसे एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या डिस्कस करना चाहता था, हाँ, अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, ध्यान सुनना, ये सारे पार्ट कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट, कॉन्सेप्चुअल पार्ट। अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, पैरेलल टू द फील्ड, पैरेलल टू द फील्ड, फील्ड के पैरेलल एंटर करता है। अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर करता है, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, 0। अब अगर मैग्नेटिक फोर्स 0 लगेगा तो वर्क डन कितना होगा, 0। और जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी कितनी होगी, 0, बिकॉज आपने पढ़ा है वर्क बराबर में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। ये मैंने पहला पॉइंट आपसे बोला, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लो इस बार। दूसरा पॉइंट सुनिए आप, इफ द पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा, दिस द QVB। क्या इस वाले केस में चार्ज पार्टिकल पर कोई वर्क डन होगा अगर फोर्स मैक्सिमम लगेगा? तो अगर एक पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है और फोर्स मैक्सिमम एक्सपीरियंस हो रहा है, तो क्या कोई वर्क डन होगा? तो अभी भी कोई वर्क डन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में क्या है, QV क्रॉस B। और मैंने आपको लास्ट पेज बताया कि फोर्स हमेशा
वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर रहेगा। जो एंगल फोर्स और वेलोसिटी में होगा वही एंगल फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में होगा। तो इनमें अगर एंगल 90 हुआ तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। थीटा तो 90 बन गया तो वर्क डन फिर से जीरो हो गया, अगेन वर्क डन जीरो। तो पहले केस में जब पैरेलल एंटर किया तो फोर्स लगा ही नहीं था, अब फोर्स लगा भी है लेकिन मैक्सिमम भी लगा है, लेकिन वर्क डन तो अभी भी जीरो है। और अगर वर्क डन अभी भी जीरो हुआ तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अभी भी कितनी होगी, जीरो ही होगी। तो पार्टिकल चाहे फील्ड में एंटर कर ले पैरेलल चाहे एंटर करे परपेंडिकुलरली, दोनों केस के अंदर वर्क डन जीरो आ रहा है। एक और तीसरा केस बनाते हैं चलो, कि अगर पार्टिकल फील्ड में थीटा एंगल से एंटर कर रहा है, मतलब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल से एंटर कर रहा है, अब तो फोर्स लगेगा ना मैक्सिमम ना मिनिमम, अब फोर्स लगेगा क्यू वी बी साइन थीटा। क्या इस वाले केस में वर्क डन हुआ, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। क्या इस वाले केस में कोई वर्क डन हुआ, क्या 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 बोलते हो, होगा कि नहीं हुआ, बताओ बताओ इस बार भी नहीं हुआ। ये थीटा एंगल ये थीटा एंगल नहीं होता, ये थीटा एंगल तो बी और बी के बीच में जो यहां पर आएगा जी, ठीक है। ये थीटा एंगल कौन सा होता है, फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में। जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला तो अभी वही है क्यू वी क्रॉस बी, और अभी भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही है। तो ये जो एंगल है ना ये अभी भी 90 डिग्री है, क्योंकि फोर्स या तो लगेगा ही नहीं, और लगेगा तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा, तो अभी भी एंगल 90 का बनेगा। तो ये एंगल अभी भी 90 का है, वर्क डन अभी भी जीरो है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अभी भी जीरो है। तो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कैसे भी एंटर कर ले, पैरेलल कर ले, परपेंडिकुलर ले कर ले, किसी एंगल से कर ले, कैसे भी कर ले, कैसे भी कर ले आप, हर बार वर्क डन जीरो ही आना आपके सामने। मैंने प्रूव कर दिया। क्या बात समझ आ रही है, क्या पॉइंट्स क्लियर समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बताओ जी, मजा आ रहा है। ये पॉइंट यार लिख लो ना कॉपी पे भी, ये पॉइंट हमको बहुत गड़बड़ प्रोड्यूस करते हैं, बाद में बहुत गड़बड़ी कर देते हैं यार, दिमाग खराब कर देते हैं जी। तो दिमाग खराब नहीं कर रहा तुम लोगों का, नहीं, क्या बात समझ आ रही है, पॉइंट क्लियर है। तो चलो अब मैं इसमें एक पॉइंट और एक्सप्लेन करता हूँ, वो भी समझ गया। इसी में जो मुझे एक पॉइंट और एक्सप्लेन करना है ये, कि अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है परपेंडिकुलरली तो वर्क डन जीरो है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, राइट। अच्छा, क्या इज देयर इज चेंज इन मोमेंटम, इज देयर इज चेंज इन मोमेंटम, क्या मोमेंटम में चेंज आएगा, क्योंकि मोमेंटम का तो काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्ट रिलेशन है ना, मोमेंटम बराबर में रूट में 2m, तो मोमेंटम का तो काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्टली रिलेशन है भाई लोग। तो मोमेंटम में क्या चेंज आएगा, क्योंकि वर्क डन जीरो हुआ, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ, तो क्या मोमेंटम में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा, अगर पार्टिकल फील्ड में एंटर कर रहा है परपेंडिकुलरली, तो क्या बोलते हो, तो नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि इसमें चेंज नहीं आया तो इसमें कैसे चेंज आएगा, नहीं। पहले मैं भी ये सोचता था, ऐसा नहीं है यार। सोच के देखो, अगर पार्टिकल फील्ड में एंटर कर रहा है परपेंडिकुलरली तो फोर्स तो मैक्सिमम लगेगा ना, और फोर्स होता है क्यू वी बी, और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन को मत भूलो यार, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, कि फोर्स बराबर में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, याद है क्या, कि अगर किसी पार्टिकल पर फोर्स लगेगा तो मोमेंटम बदलेगा। तो अगर पार्टिकुलर फोर्स मैक्सिमम लग रहा है तो वर्क डन नहीं हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल रही है, पर क्या मोमेंटम बदलना चाहिए, क्योंकि ये तो डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं यार। क्या बोलते हो, तो बदलना चाहिए, देखो क्यों, क्योंकि फोर्स तो लग रहा है ना, फोर्स लगेगा तो फोर्स कोई वर्क डन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो फोर्स करेगा क्या, फोर्स क्या करेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदलेगा, परपेंडिकुलरली लगते। तो जो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है वो सिर्फ क्या करता है, उसकी डायरेक्शन बदलता है, सिर्फ डायरेक्शन बदलता है, सिर्फ डायरेक्शन बदलता है। तो अगर ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा तो हर बार ये क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को बदलेगा। और एक ऐसा मोशन जिसके हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदले, एक ऐसा मोशन जिसके हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदले, वो कैसा मोशन होता है, वो सर्कुलर मोशन होता है। दैट्स वाई जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है परपेंडिकुलरली तो सर्कल में ही उसको घूमना पड़ता है, क्योंकि ये फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा, वर्क डन तो कर ही नहीं पाएगा।
अब जब वर्क डन कर नहीं पाएगा तो फोर्स करेगा क्या, मोमेंटम तो बदलेगा ना, न्यूटन का लॉ तो फॉलो करेगा ना। तो ये फोर्स क्या करेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदलेगा। कोई डायरेक्शन को बदलने के लिए भी तो फोर्स चाहिए हम लोगों को। क्या मेरी बात समझ आ रही है, क्या पॉइंट क्लियर है। तो इसलिए पार्टिकल सर्कल में घूमता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी की हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रहा होता है। हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदलेगी तो एक ही मोशन पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन। इज दैट क्लियर, माई पॉइंट, माई वर्ड्स। क्या सभी को पॉइंट्स क्लियर हैं। ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको रिटी होनी चाहिए एकदम की। सारे पॉइंट्स जितने मैंने आपको बताए, सारे के सारे पॉइंट्स आपको रिटे होने चाहिए। बहुत ही बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए, सारे के सारे पॉइंट्स अबाउट दैट। अभी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है, पर मैंने बहुत सारी बातें आपको एकदम क्लियर, बिल्कुल टू द पॉइंट, क्रिस्टल क्लियर कर दी है। और ये क्रिस्टल क्लियर करने का ही फायदा है आप लोगों को है कि आपके सारे पॉइंट्स अगर टू द पॉइंट एकदम क्लियर होंगे, आपको पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा, ज्यादा मजा आएगा। तो समझ आ गया ना कि वर्क डन नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, लेकिन मोमेंटम बदलेगा। मोमेंटम बदलेगा क्योंकि पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक बात और बताऊंगा पिच के बारे में भी, ठीक है ना। पिच के बारे में आज बता दूं, चलो आज ही बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान सुनिए। आज आपको मैं पिच के बारे में बता देता हूँ कि पिच के बारे में क्या होता है। देखो, अगर पार्टिकल फील्ड के पैरेलल एंटर करता है तो फोर्स लगेगा ही। अगर पार्टिकल फील्ड के परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो सर्कल में घूमेगा। अगर पार्टिकल फील्ड से ना तो पैरेलल एंटर करेगा ना परपेंडिकुलरली एंटर करेगा, वेलोसिटी v से एंटर करेगा और सपोज करो ये एंगल थीटा बनाएगा, तो इसकी वेलोसिटी के बनेंगे दो कंपोनेंट्स, एक बनेगा v cos और एक बनेगा v sin। अब देखो ये क्या हुआ, ये जो कंपोनेंट होता है इसका काम होता है पार्टिकल को इस कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ाना है, और इसका काम होता है पार्टिकल को सर्कल में घुमाना। सर्कल में कैसे घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे करके है, वेलोसिटी ऊपर करके है, ऊपर करके है, तो डायरेक्शन जो फोर्स लगेगा वो लगेगा कहां पर, अंदर की ओर। तो पार्टिकल क्या घूमेगा, -k में घूमेगा ऐसे करके, पार्टिकल -k में घूमेगा ऐसे करके, और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, और जो नेचर ऑफ पाथ बनेगा वो हेलिकल पाथ बनेगा। ठीक है, जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा वो वेलोसिटी होती है v cos थीटा, और जिससे सर्कल में घूमेगा, जिससे सर्कल में रिवॉल्व करेगा, वो वेलोसिटी होती है v sin थीटा। अब पिच का मतलब क्या होता है, पिच का मतलब, तो ये पिच का मतलब ध्यान से सुनना। अगर मान लो जैसे मैं ये येलो पेन ले लेता हूँ, ठीक है, एक पार्टिकल है, मान लो यहां से शुरू करता है, न्यू घूम के एक सर्कल यहीं में पूरा करता है। देखो यहां से शुरू करता है, यहां से पकड़ रखा है, ऐसे घूम के इसी पॉइंट पर ऐसे एंटर करता है, सर्कल पूरा करता है, न्यू करके सर्कल पूरा कर रहा है। अगर पार्टिकल फील्ड में एंटर करता है परपेंडिकुलरली, लेकिन अब क्या हो रहा है, जब पार्टिकल थीटा एंगल से एंटर कर रहा है तो एक वेलोसिटी ऐसे भी है जिसको आगे लेके जाएगा। तो सर्कल तो यहां से शुरू हुआ और धीरे धीरे करके पार्टिकल आगे बढ़ेगा, और जब सर्कल पूरा होकर दोबारा इसी पॉइंट पर आएगा, कोई इसी लाइन पर सर्कल पूरा होना है। जब ऐसे घूमेगा दोबारा इसी लाइन पर आएगा, इस लाइन पर आएगा, तो सर्कल पूरा होना है। तो पहले तो ऐसे घूम के ऐसे धीरे पर आ रहा था, पर अब क्या हुआ, घूमना तो शुरू ऐसे करेगा और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, और जब यहां पर पहुंचेगा सर्कल पूरा करने के लिए, ऐसे करने के लिए, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ चुका हुआ। तो एक सर्कल को पूरा करने के लिए जो आगे बढ़ना पड़ेगा, जितनी डिस्टेंस आगे जाना पड़ेगा, उससे बोलते हैं पिच। तो पिच का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस से पिच। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू में टाइम, जिस स्पीड से आगे बढ़ेगा वो तो है v cos थीटा, और जितने टाइम में ये आगे बढ़ेगा वो टाइम लेना एक सर्कल पूरा करने का। एक सर्कल पूरा करने का टाइम क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, पता है आप लोगों को, उसका फॉर्मूला होता है 2πm/v। कितने टाइम में एक सर्कल पूरा होता है, ये स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, ये रेडियस पर डिपेंड नहीं करता, खाली मास पर, फील्ड पर और चार्ज पर डिपेंड करता है। ये एक सर्कल पूरा करने का टाइम पीरियड फिक्स है 2πm/v, स्पीड भले कितनी क्यों ना हो। तो इसको इंटू कर दो 2πm/v से, एंड दैट इज कॉल्ड द पिच। इससे बच्चों हम लोग बोलते हैं पिच। ठीक है जी, क्या पॉइंट क्लियर है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स और पॉइंट्स रह गए हैं, उस पॉइंट्स को मैं कल लेके आऊंगा जी। ठीक है, इतना ही आप रिवाइज कर लो, और जितने भी क्वेश्चन, जब जितनी थ्योरी करते हो रिवाइज, जितने क्वेश्चंस इसमें प्रीवियस ईयर में आए होते हैं ना, वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तुम लोगों को करने होते हैं भाई। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करने होते हैं, सारे के सारे, छोड़ना एक भी नहीं है यार। और अगर ये वीडियो पसंद आया भाई, मजा आया है, ठीक है, और कहीं पर कोई दिक्कत है तो मेरे से आप बोल सकते हो। जो मैं दोपहर को छोटे छोटे वीडियोस लेके आ रहा हूँ उसमें कमेंट्स में लिख सकते हो जी आप, ठीक है। और
आपका अपना काम याद है ना, सब्सक्राइब कर देना इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय, शबा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टोंग।